गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बिल्डिंग मटेरियल्स की 2 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं। ये थर्ड सेक्शन है और इसमें प्रीवियस ईयर यानी 2023 के पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ से फिनिश हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सीट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिफोर स्टोन सीजनिंग ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन एज इट प्रोवाइड्स। इसका कहना है कि जब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन किया जाता है तो क्या क्या हमें प्राप्त होता है। यूनिफॉर्म अपीयरेंस, गुड मोर्टार जॉइंट्स, प्रॉपर बेडिंग और पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन। ऑप्शंस में इनमें से क्या क्या प्राप्त होता है ये बताना है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन होने से पहले क्वेरिंग ऑफ स्टोन किया जाता है। हम स्टोन को प्राप्त कैसे करें, तो प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग इज रिमूविंग रॉक, सैंड, ग्रेवल और अदर मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। हम निकालते हैं रॉक्स को, सैंड को, ग्रेवल को ग्राउंड से। उसके बाद उन्हें मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जो कंस्ट्रक्शन पर्पज में आ जाए। मतलब हमारे पास स्टोन इरेलेवेंट साइज में आ जाता है और उसको सही साइज देना, उसको सही शेप देना, उसको एक सर्टेन टाइप की फिनिशिंग देना, इसको ड्रेसिंग कहते हैं। क्वेरिंग से हमें स्टोन प्राप्त हुआ, ड्रेसिंग से हमें स्टोन एक सर्टेन साइज का प्राप्त हुआ, उसके बाद हम सीजनिंग करते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो ड्रेसिंग होती है इससे क्या क्या होता है। तो सर्टेन साइज, सर्टेन शेप एंड फिनिश, ये 3 चीज़ें याद रखिए। सर्टेन साइज, सर्टेन शेप, सर्टेन फिनिश होगी तो यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगा। अगर सर्टेन साइज और सर्टेन शेप होगी तो मोर्टार जॉइंट्स भी ठीक ठाक होगा। अगर सर्टेन साइज, सर्टेन शेप, सर्टेन फिनिश होगी तो प्रॉपर बेडिंग भी होगी, लेकिन पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेट करके जो यहाँ पुअर लिखा हुआ है ये इसमें ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ द फाइन ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट से रिलेट करके कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब देखिए IS 383 को अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े होंगे तो ये सिर्फ इसी बात से सबसे ज़्यादा पूछा गया है इससे रिलेट करके क्वेश्चन कि कितने ग्रेडिंग जोन्स होते हैं। वो 4 ग्रेडिंग जोन्स होते हैं। तो अगर आपने कहीं पे भी IS 383 रिलेटेड विद द फाइन एग्रीगेट्स पढ़ा है तो 4 ग्रेडिंग जोन्स होते हैं, तो ऑप्शन तुरंत पकड़ में आ जाएगा, इनकरेक्ट ए है। लेकिन अब इन 4 ग्रेडिंग जोन्स को जो ग्रेड किया जाता है 1, 2, 3, 4, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये 4 ग्रेडिंग जोन्स जो होते हैं ये फाइन एग्रीगेट को, अगर स्पेसिफिकली सैंड, फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड को डिवीजन जो करते हैं वो फाइनर बेसिस पे करते हैं। मतलब अगर हमने IS सीव 10 mm लिया है तो कितने परसेंटेज पास हो जा रहा है IS सीव से, वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में है। और इन चारों ग्रेड में ये 100 mm कंसीडर किया जाए, मतलब 100% कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर यही सीव हम बढ़ा के 150 mm कर दें IS सीव, तो इनके परसेंटेज बदल जाएंगे। पहले वाले में आप लगभग 5 से 10%, दूसरे वाले में 10 से 20, तीसरे वाले में 20 से 30 और चौथे वाले में 40 के ऊपर परसेंटेज पास होगा। वो फाइनरनेस जो है वो जो जैसे लिखा है जोन 3 करेस्पॉन्ड्स टू फाइनर सैंड देन जोन, वो बढ़ती चली जाएगी। इस चीज़ के बिहाफ पे ये आपकी ग्रेडिंग की गई है। अलग अलग सीव में अलग अलग है, 10 mm की भी सीव है, 30 mm की भी सीव है, 50 की भी है, लास्ट में आपकी 150 mm की सीव है। उसके हिसाब से ये ग्रेडिंग चारों अलग अलग वैल्यू हैं। कहीं कहीं ग्रेड जोन 1, जोन 2 की वैल्यू बराबर होगी, कहीं तीनों की बराबर होगी, 10 mm में तो चारों की बराबर होती है। इस पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिपीट करके अगर आएगा या पहले पूछा गया है डिफरेंट PSU एग्जाम या कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया तो यही पूछा गया है, देयर आर हाउ मेनी ग्रेड जोन्स एज पर IS 383। कहीं कहीं ये लगाते हैं, कहीं कहीं ये नहीं लगाते हैं। कहीं कहीं पीछे आपको 1970, 1980, कहीं कहीं 2005, 2011, 16 तक मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अपडेशन हुआ है, जैसे जैसे कोडल प्रोविज़न में आप कमियां पाते हैं या मानते हैं कि ये चीज़ें ऐड ऑन कर देनी चाहिए, तो ईयर वाइज अपडेट रिवीजन या अपडेटेड रिवीजन में वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको याद रखना है तो देयर आर 4 ग्रेडिंग जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट एज पर IS 383। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल अलग अलग एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट्स ट्रीटमेंट प्रोसेस। आपसे केवल इसमें ये पूछना चाह रहा है कि जो माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन है क्या वो जानते हैं, आप पहचान पाएंगे इन चारों में कौन सा नहीं है। तो माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन मेनली 8 हैं।
अब आठों आपको या तो याद हो या थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी हो। जो मेनली मेथड हैं डिसइंफेक्शन के, उसमें बॉइलिंग सबसे पहले आता है, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। उसमें आयोडीन, ब्रोमीन और ओजोन और लाइम, आयोडीन, ब्रोमीन, ओजोन और लाइम, इबोल करके आप याद रख सकते हैं, इनके ट्रीटमेंट आते हैं। तो ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ओजोन आ गया, ये तो 3 ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो गए, आंसर ट्रीटमेंट विद सिलिका हो गया। बाकी याद रखने के लिए इबोल आप याद रखिए, और इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और सिल्वर ट्रीटमेंट और यूवी रे ट्रीटमेंट, ये और आपके वाटर डिसइंफेक्शन के माइनर मेथड हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका करेक्ट ऑप्शन ट्रीटमेंट विद सिलिका हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया स्टोन्स विद स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन कंसीडर्ड अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग्स। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। SSC JEE में दूसरे फॉर्मेट में पहले पूछा गया था कि कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी गुड बिल्डिंग स्टोन की होती है, तो वो आंसर होता है 2.5 to 3। ये गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो इस साल का क्वेश्चन है, जिसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहेंगे, वो कह रहा है कितने से कम में अनसुटेबल है। ये गुड बिल्डिंग स्टोन है, तो किससे कम होनी चाहिए? 2.5 से। नियरेस्ट ऑप्शन क्या है? 2.4। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा बात, एज पर कोडल प्रोविजन इन इंडिया स्टोन्स विद स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन स्पेसिफिकली 2.4, स्पेसिफिकली 2.4 अगर कम है तो वो अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग्स है। ये एज पर डाटा है। तो दोनों तरीके से आप कन्विंस्ड हो गए। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है गुड बिल्डिंग स्टोन से रिलेट करके चीज़, उसको देख लेते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी अलग अलग पूछी गई है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और एक बार ये पूछा गया है। शायद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वियर कम पूछा गया। ये दोनों 2-2, 3-3 बार पूछे गए हैं। एक बार का मतलब एक बार SSC JEE में, एक बार झारखंड JEE में, अलग अलग स्टेट JEE, अलग अलग PSU, बहुत क्वेश्चन होते हैं। एक साल में 25 से 30 एग्जाम हो जाते हैं सिविल के। कुछ जगह सीटें 8-10 हैं तो वहाँ भी एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं कहीं अलग अलग हैं। तो अगर ओवरऑल इंडिया के पर्पज़ में आप देखें तो बहुत एग्ज़ाम होते हैं। बस ये है कि कोई PSU का एग्ज़ाम है, कोई बहुत छोटा एग्ज़ाम है, कोई स्टेट का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, कुछ सीटें निकलती हो जाती हैं। हर किसी को हर एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा पाता है वो। खैर, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज वियर इन एट्रीशन टेस्ट, तो ये 3% है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने बता ही दी है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस शुड बी, ये ग्रेटर देन, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ग्रेटर देन 17, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको एकदम ऑड लगेगा। और क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 Nm/mm²। तो ये इससे 2 क्वेश्चन और क्रिएट होते हैं जो हमने यहाँ मेंशन कर दिए, 17 और 100। इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग ओनली द एजेज ऑफ ए स्टोन ब्लॉक लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ ए हैमर। जो एज होता है स्टोन ब्लॉक का, उसको अगर ड्रेसिंग कर रहे हैं, इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग ओनली द एजेज ऑफ स्टोन ब्लॉक लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो वो कौन सी ड्रेसिंग होती है? वो बोलते हैं पिच्ड ड्रेसिंग। पिच ड्रेसिंग में ओनली एजेज ऑफ स्टोन ब्लॉक आर मेड लेवल विद द हेल्प ऑफ हैमर। द सुपरफ्लैश मास ऑन द फेस इज जनरली लेफ्ट इंटैक्ट। जो सुपरफ्लैश मास होता है वो इंटैक्ट छोड़ दिया जाता है जनरली फेस लेवल पे। तो पिच्ड ड्रेसिंग से रिलेट करके ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट इन सस्पेंशन आर हेल्ड बाय विच व्हीकल दैट आल्सो हेल्प इन इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वो ये कह रहे हैं कि जो व्हीकल यूज्ड होती है लिक्विड सब्सटेंस में, जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट्स को कैप्चर करके रखती है, उसके 2 पर्टिकुलर वर्क होते हैं। एक तो ये होता है कि इसको पूरी तरीके से पेंट पे इवनली यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दें, और दूसरा ये होता है कि ये जो स्प्रेडिंग होती है ये किस बेसिस पे होती है, इसको समझिए। जब पेंट आप कर रहे हैं तो वो हर तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें क्या चीज़ यूज हो रही है, मेनली क्या चीज़ पेंट के अंदर यूज हो रही है, तो वो बाइंडर होता है। जो बाइंडर होता है वो इंग्रेडिएंट्स को बाइंड रखता है ताकि जो पेंट है वो आसानी से सरफेस पे स्टिक हो जाए, एडहेयर हो जाए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो अच्छा, ये चीज़ और पूछी जा सकती है, इस क्वेश्चन को बदला जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लिक्विड सब्सटेंस दैट होल्ड्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट इन लिक्विड सस्पेंशन। अगर मैं ये पूछ दूं, इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट
इन सस्पेंशन आर हेल्ड बाई विच व्हीकल, तो बाइंडर बहुत स्पेसिफिकली पूछ लिया, विच व्हीकल, बाइंडर। और अगर यहीं पे पूछ देते बाई विच और ऑप्शन में दे दिए थे व्हीकल है या आपके अदर ऑप्शन दे देते, तो वहाँ पे आपको व्हीकल ऑप्शन लगाना होता। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली है कि जो व्हीकल है क्या है, बाइंडर है, बेस है, पिगमेंट्स है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पर्पज़ ही नहीं है। तो बाइंडर का जो यूज होता है वो इंग्रेडिएंट्स को हेल्ड करना और उसके बाद उसी की वजह से सरफेस पे स्टिकिंग और एडहेरिंग होती है, जिसकी वजह से पेंट सक्सेसफुल होता है किसी सरफेस पे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बाइंडर होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। इस पर थोड़ा सा विवाद है, विवाद इन द सेंस किसी एग्जाम में इसकी वैल्यू 3 दे दी गई है, तो वहाँ 2 ऑप्शन में भी नहीं था, एक ये भी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। मोटे मोटे तौर पर जो क्लासिफिकेशन है वो वेट और ड्राई का है। कुछ जगह आप देखेंगे, कुछ टेक्स्ट में या कुछ डॉक्यूमेंट्स में या कुछ पीडीएफ्स में इसके वेट, ड्राई और सब ड्राई प्रोसेस लिखे हैं, 3 प्रोसेस लिखे हैं, लेकिन वेट और ड्राई इसके प्रमुख तौर पे 2 क्लासिफिकेशन है, एक वेट प्रोसेस है, एक ड्राई प्रोसेस है। इसमें वेट प्रोसेस में जाके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ड्राई प्रोसेस में जाके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, वो आगे देखेंगे। फिलहाल में ये जान लीजिए कि वेट प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है आपको जो जानना है, और ड्राई प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है। वेट प्रोसेस में मॉइस्चर कंटेंट 35 से 50% रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर ड्राई प्रोसेस की बात करें तो ये अबाउट 12% रहता है। ये क्वेश्चन जो क्रिएट हो सकते हैं ये ड्राई का है, और वेट का कितना है, 35 से 50। जो साइज ऑफ किन यूज होता है वो स्मॉलर होता है ड्राई प्रोसेस में, ये भी क्वेश्चन क्रिएट होता है। जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर है वो लेस होती है एज कंपेरिजन टू वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस में। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर पेंटिंग ऑफ सरफेस इन सीक्वेंशियल मैनर। पेंट से फिर क्वेश्चन आया है। पेंट में ये पूछा गया है कि फर्स्ट कोट, फाइनल कोट, प्राइम कोट और सरफेस प्रिपरेशन में क्या ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है तो भी आप सोचिए कि कोट करने से पहले सरफेस का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऑप्शन ए और डी खत्म हो गए। इसके बाद सरफेस प्रिपरेशन के बाद आपके मन में आएगा कि फर्स्ट कोट होगा कि प्राइम कोट होगा। प्राइम कोट फर्स्ट कोट से पहले होता है, यानी 3 आ गया, ऑप्शन हमें मिल गया, करेक्ट ऑप्शन यही हो गया। फिर उसके बाद भी काउंटर कर लेते हैं, सरफेस प्रिपरेशन, देन प्राइम कोट, देन फर्स्ट कोट, देन फाइनल कोट, तो 2 लास्ट में भी आएगा। तो यानी कि ये हमारा खुद से जांचा हुआ एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर द रॉ मटेरियल्स ग्राउंड मिक्सड एंड फेड टू द रोटरी किन इन द ड्राई स्टेट। देखो अभी हमने बात क्या की थी कि 2 प्रोसेस होते हैं, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस। क्वेश्चन आ गया कि किस प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर द रॉ मटेरियल्स टू रोटरी किन इन द ड्राई स्टेट। जब हम अभी वेट और ड्राई की बात कर रहे थे तो उसमें ये बात पहले से आपको समझनी है कि अगर वेट है तो 35 से 50% मॉइस्चर कंटेंट है, ड्राई है तो 12% मॉइस्चर कंटेंट है। तो उन दोनों स्टेट में किस में हम ड्राई स्टेट बोलेंगे, वेट में बोलेंगे कि ड्राई में बोलेंगे? जाहिर सी बात ड्राई में बोलेंगे। उसने खुद ही क्वेश्चन की वैल्यू ड्राई स्टेट लिख के बहुत सरल कर दी है, तो यहाँ पे हम किस में जाएंगे, ड्राई प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा कि ये 4 प्रोसेस होते हैं, नेट में 2 ही प्रोसेस हैं, वेट और ड्राई। द ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग मीन्स दैट आफ्टर रॉ मटेरियल्स विद डिफरेंट पार्टिकल साइज आर ड्राइड, ब्रोकन एंड ग्राउंड इनटू पाउडर्स ऑफ सर्टेन फाइनेस, दे विल सेंट इनटू द ड्राई प्रोसेस किन फॉर कैल्सिनिंग, फाइनली फॉर्मिंग क्लिंकर। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ए प्रिकॉशन इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग सीमेंट कंटेनिंग ऑप्शंस हैं शुड बी सिलेक्टेड। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें 6 से 7 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग को आपको खुद भी देखना चाहिए। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है।
उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कोल्ड इन्वायरमेंट, ये वो। उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो सबसे ज़्यादा बार ऑप्शन आया है वो ये है कि उन्हें हॉट वाटर की ज़रूरत होती है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। अगर कंक्रीटिंग जो आप कर रहे हैं उस समय ठंडक है वहाँ पे, तो उसका बेस्ट फॉर्मेट क्रिएट हो, जो कंक्रीट क्रिएट हो, उसको वेदर कोल्ड बेहतर नहीं होगा। उसके लिए हॉट वाटर यूज करिए। उसके लिए आप पॉलीथीन लगा देते हैं बिल्डिंग के चारों तरफ, ताकि अगर कोहरा वगैरह पड़ा तो उस कंडीशन में तो ये रहता है। तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग जो अकर करती है जब डेली एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता फॉर 3 डेज, मतलब उस कंडीशन को कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग बोलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी बोल देंगे आप, एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं कोडल प्रोविजन के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया एक बार कि इसमें क्या प्रेफर किया जाता है, जो सीमेंट प्रेफर की जाती है वो कौन सी प्रेफर की जाती है, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट प्रेफर की जाती है। उसमें भी एडिटिव्स कौन सा लगाना चाहिए, तो कैल्शियम क्लोराइड एडिटिव्स लगाना चाहिए, ताकि जो कंक्रीटिंग हो वो बेहतर हो। तो अब इसमें जो प्रश्न पूछा है उसमें हम कैसे प्रेफरेंस करें, तो उसमें हमें जो प्रेफरेंस करना होगा, हमें ये देखना होगा कि जो सेटिंग है वो बेहतर हो। और सेटिंग बेहतर होने के लिए हमें C3S और C2S की वैल्यू अर्ली सेटिंग होने के लिए, बेहतर होने के लिए स्लो सेटिंग होनी चाहिए। अर्ली सेटिंग होगी तो फिर हमें एलिमिनेट चाहिए होगा, तो उसके लिए C3S और C2S दोनों की वैल्यू हमें हायर चाहिए होगा। इसके लिए आप C3S और C2S की हायर वैल्यू के रेफरेंस में चीज़ देख सकते हैं, जो ये बोक्स कंपाउंड्स हैं। और आपको पता है कि हायर वैल्यू होगी तो स्लो वाला जो हार्डनिंग होता है वो और बेहतर होगा, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट यहाँ पर होगा। जनरली जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए क्या बेहतर होगा, तो वो हॉट वेदर, हॉट वाटर यूज में, ये यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन डाल के, थोड़ा सा नया है, मतलब यूजुअल नहीं है तो, और अच्छा भी है। अगर आप C3S और C2S की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे जो सीमेंट हो वो ताकत से उस कंक्रीट को स्टेबिलिटी या सेटिंग प्रोवाइड करे, ये यहाँ पर पूछा गया था। तो हायर C3S एंड हायर C2S। ड्यूरिंग ए सीमेंट मोर्टार प्लास्टरिंग ऑफ ए ब्रिक वॉल द रेशियो ऑफ 1:4 करेस्पॉन्ड्स टू। ये तो बहुत ही सरल है। प्लास्टर जब आप करेंगे तो सीमेंट और सैंड मिलाएंगे। जनरली याद करिए कि सैंड के अगर तसले यूज करते हैं तो एक तसला आप सीमेंट का यूज करते हैं जब उसको मिक्सिंग करते हैं। कहीं कहीं 1:3 मिलाते हैं जब हमें बहुत डीप प्लास्टर चाहिए होता है, तो 1:4 प्रेफर किया जाता है। तो सीमेंट और सैंड का रेशियो है, इसमें हमें नहीं लगता है कि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होगी, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी अकर व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज एबव। ये क्वेश्चन कई एस्पेक्ट में अच्छा है। इसका करेक्ट ऑप्शन संभवतः दिया गया है डी पार्ट, SSC JEE के थ्रू, मतलब मुझे रिमाइंड नहीं है, लेकिन जब फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो अगर उसने ये कहा है डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी अकर व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज एबव, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 15%। अगर वो यही क्वेश्चन कहता पर्टिकुलरली, अगर वो कहता कि सैप स्टेन डिफेक्ट ड्यू टू फंगी अकर व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज मोर देन, तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 20% होता। तो वहाँ क्या दिया है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फंडामेंटली क्या कॉन्सेप्ट है कि 20% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है तो स्पेसिफिकली जो डिफेक्ट अकर करेगा उस डिफेक्ट का नाम होगा सैप स्टेन। अब इसकी थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी ये है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर अगर 12 से 15% है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि फंगी की वजह से डिफेक्ट अकर करेगा। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ फॉर ग्रोथ ऑफ फंगी। फॉलोइंग डिफेक्ट्स, मतलब दो कंडीशन ऐसी हैं कि टिम्बर पर फंगी अटैक करता है। कौन सी? एक तो मॉइस्चर कंटेंट 12 से 15% से ऊपर हो, यानी टेक्निकली 15% से ऊपर हो, और प्रेजेंस ऑफ एयर और वार्मथ ग्रो ऑफ फंगी के लिए हो, तभी तो फंगी वहाँ टिम्बर को नुकसान पहुँचा पाएगा। अब जो डिफेक्ट्स होंगे फंगी की वजह से उनके टोटल नाम है 7। एक का नाम है ब्लू स्टेन, एक का नाम है सैप स्टेन, ब्राउन, ड्राई, हार्ट, वेट, वाइट, ये रॉट्स हैं। अलग अलग तरीके से रॉट नज़र आते हैं, फिगर भी आप देख सकते हैं। तो ये सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगी डू नॉट ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट डिके ऑफ टिम्बर बट दे फीड ऑन सेल कंटेंट्स ऑफ सैपवुड। सैपवुड को ज़्यादा डिफरेंस का मतलब क्रिएट करते हैं, पूरी तरह से टिम्बर को ख़राब नहीं करते हैं ज़्यादातर जो डिफेक्ट्स होते हैं। सैपवुड
का कलर लूज कर जाता है, और जो सैप वुड का कलर लूज करता है इसी को बोलते हैं सैप स्टेन। और ये जनरली अगर करता है जब मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज़्यादा होता है। सैप वुड का कलर चला जाता है व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इज एबव, ऑप्शन दे दिए 20, 25, 30, 35। सैप स्टेन डिफेक्ट इन टिम्बर अकर्स व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इज एबव 20%। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन 15% से ऊपर होगा। अगर 20% से ऊपर वाली सिचुएशन बनती है तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफेक्ट विल अकर। तो होपफुली ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर होगी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग compounds is responsible for slow hardening, less heat of hydration and greater resistance of chemical attack in OPC cement? C3S, C2S, C3A, C4A। ये एक वो कंपाउंड्स हैं, इनको एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट भी बोलते हैं। इनमें दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एक हीट ऑफ हाइड्रेशन एग्जैक्टली जो वैल्यू है, और एक रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। इन दोनों का ऑर्डर पूछा जाता है। मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा जाता है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा जाता है, मिनिमम रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा जाता है, मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा जाता है। इनमें 3 चीज़ें आप याद रखिए। अभी हम फिलहाल में आपको जो बता रहे हैं, ये वैल्यूज 865, 500, 420, 260, इसमें ये चारों वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रेशन की हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये चारों वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रेशन की हैं। 865, 500, 420 और 260। 865 किसकी है? C3A की है। 500 किसकी है? C3S की है। 420 किसकी है? C4AF की है। 260 किसकी है? C2S की है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा गया है कि किसकी वैल्यू मिनिमम है, तो C2S की वैल्यू मिनिमम है। ये सिर्फ मिनिमम वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रेशन में नहीं है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो भी C2S सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट का चेंज नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में नंबर 1 पे कौन आता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपका इंटरेस्ट इसमें है तो नंबर 1 पे कौन आता है, बल्कि रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर लिखिए कि कौन सा आता है, ताकि आप उस चीज़ को कितनी क्रिटिकली पढ़ते हैं ये क्लियर होगा। कितने लोग लास्ट के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो के देखे जाने भर से या फॉर्मेलिटी अदा करने भर से एक अलग चीज़ होती है, पर्टिकुलरली उस पूरी सीरीज के पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक जाना। और उससे एक, चूँकि मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि किसी को भी बोरियत या वैसी सिचुएशन क्रिएट हो, बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी है, या तो वो देखेगा नहीं। हाँ, एक दौर होता है, एक सिचुएशन होती है, जैसे इस समय एक दौर है कि लोग जो पढ़ाने का तरीका है वो पिक्चोरियल फॉर्मेट में ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में ज़्यादा रहता है। तो डिपेंड होता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, बट हम कोशिश यही करते हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली इस्टेब्लिश हो माइंड में, तो वहाँ पे यूटिलाइज होगी एग्जाम्स में। फ़िलहाल यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो C2S होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।